आज हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित ततारा वामिरो कथा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात विरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। अब पाठ प्रवेश को थोड़ा पढ़ते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो की कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। यहाँ शब्द विद्वेष आया है। विद्वेष मतलब एक दूसरे के प्रति घृणा का और क्रोध का भाव रखना। इसी सम्मिलित भाव को आम लोग भाषा में जलन बोलते हैं। तो एक दूसरे से जलन की भावना को ही विद्वेष कहा जाता है। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है जो हम अभी पढ़ेंगे। इस द्वीप के दो टुकड़ों की कथा को ततारा वामिरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से लेखक ने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास था। उनके अपने रीति रिवाज, पूर्व पर्व और रूढ़ परंपराएं थी जैसे कि हमारे समाज में होते हैं। प्रत्येक समाज का अपना नियम, अपने पर्व और रीति रिवाज होते हैं। वामिरो के गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरे गांव के साथ विवाह संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस तरह ततारा वामिरो ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रस्तुत पाठ में उनके उसी आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे।
इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। तो इस तरह हमने इसमें पढ़ा कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान है। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम कार निकोबार है। यह भी कहा जाता है कि पहले कभी ये दोनों एक हुआ करते थे। अब उनके विषय में एक कथा प्रचलित है जो हम पढ़ेंगे। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ ही वह अपने कमर में सदैव एक लकड़ी का तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो इस तरह इस अनुच्छेद में हमने पढ़ा कि जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उस समय वहाँ एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। ततारा पास के गांव का रहने वाला था। वो बहुत अच्छे स्वभाव का था और मुसीबत में सबके काम आता था। यही कारण है कि उसे सभी लोग आदर व सम्मान की दृष्टि से देखते थे तथा उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कामों में बुलाया भी करते थे। कहते हैं कि उसके पास एक लकड़ी की बनी तलवार थी जिसमें लोगों का ऐसा विश्वास था कि दैवीय शक्ति है। हालांकि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें उसके सार्वजनिक प्रयोग की बात हमने नहीं देखी, किंतु लोगों के मन में ये बात थी कि ये दैवीय तलवार है और लोग उस तलवार को अद्भुत मानते थे और उसकी शक्ति भी उनके लिए विलक्षण और अद्भुत थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाहटें सनह सनह क्षीण होने लगी थी, अर्थात शाम अधिक होने को आया और पंछी भी घर लौटते समय जो उनकी आवाज़ आती है, चहचहाहटों की आवाज़, वो भी अब खत्म होने को आई थी, अर्थात सूरज लगभग डूब ही चुका था। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था।
तो अभी हमने पढ़ा कि एक शाम जब ततारा समुद्री बालू पर ऐसे ही बैठकर डूबते हुए सूरज को निहार रहा था, उसकी रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था, तभी उसे एक मधुर गीत का स्वर सुनाई पड़ा जो कि अत्यंत आकर्षक था। वह गीत इतना मधुर और आकर्षक था, इतना प्रभाव उसने ततारा पर डाला कि ततारा उस स्वर के पीछे पीछे चलने लगा। और जब उसने देखा कि कोई एक युवती जो है यानी लड़की जो है शाम के बेला को निहारते हुए समुद्र पर उसकी रंग बिरंगी किरणों को देखकर एकदम से बेसुध है, यानी उसमें डूबी हुई है और गाना गा रही है, तो ततारा उसके सौंदर्य को देखता ही रह गया। और वह युवती जो है एक श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत अर्थात जीवन की रंग बिरंगी प्रेम भावनाओं से भरी हुई गीत को ही श्रृंगार गीत कहते हैं। और ऐसे गीत में श्रृंगार रस होता है, अर्थात जो मन में आह्लाद और प्रेम भाव का को उत्पन्न करे, उसी को श्रृंगार रस कहा जाता है। और यहाँ यह युवती भी श्रृंगार रस का के गीत को गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहरें उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसे अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक सुनाई पड़ी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा, क्योंकि ततारा तो उसके गाने को सुनकर एकदम से मोहित हो गया था, आकर्षित हो गया था। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, मतलब डर सी गई। विस्मित होना यानी खुशी और डर का जो एक सम्मिलित भाव होता है, आश्चर्य, खुशी और डर, इन तीनों के सम्मिलित भाव से जब हम चौंक जाते हैं तो इसी को विस्मित होना कहते हैं। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने उस संयत किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, क्योंकि ततारा अभी उस युवती के लिए अपरिचित था। तो ऐसे सुंदर युवक को देखकर वह डर और खुशी से विस्मित तो हुई, किंतु उसने अपनी खुशी को काफ़ी संभाल के बेरुखी से जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? उसने बेरुखी से जवाब दिया और पूछा कि तुम बताओ तुम कौन हो और इस तरह तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? ऐसे असंगत प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम अपरिचित हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं, और इस तरह का प्रश्न वो संभव नहीं हो सकता, तो तुमने क्यों पूछा? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। अब इससे तो ये पता चलता है कि युवती दूसरे गांव की थी, इसलिए उसने ततारा को पहचाना नहीं और बोल दिया कि मैं दूसरे गांव के युवकों को कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं दूसरे गांव की युवक को जवाब दूं। और ये नियम है उल्टा कि मैं दूसरे गांव के युवकों से कोई संपर्क ना रखूं। उनके प्रश्नों का जवाब देना मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं? यहाँ पर युवती ने बताया कि वो लपाती गांव से है, क्योंकि लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं कहने का अर्थ है कि युवती बोल रही है कि वो लपाती गांव से है। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, क्योंकि वो प्रश्न कुछ और कर रही थी, ततारा जवाब कुछ और दे रहा था। तो इस वजह से युवती को काफ़ी गुस्सा आया और वो चिढ़ गई।
ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा मानो कुछ होश में आया। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अनमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। इस तरह हमने देखा कि गीत रुकते ही ततारा कितना बेचैन हो उठा और बार बार वामिरो से गीत गाने के लिए अनुरोध करने लगा, जबकि वामिरो ने कई प्रश्न किए कि तुम किस गांव से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे प्रश्नों का मैं क्यों उत्तर दूं। लेकिन उसके किसी भी बात का उत्तर न देते हुए उसने सिर्फ एक ही अनुरोध किया कि गाना गाओ, गाना गाओ। और जब इस सब से झुंझला कर यानी गुस्से में आकर वो युवती जाने लगी तो अचानक से ततारा को होश आया, चेतना आई कि अरे मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ, अनुचित व्यवहार है ये, मेरा जो व्यवहार है वो उचित नहीं है। तो उसने फिर से पूछा कि कल फिर आओगे ना तुम? तो इस पर अनमनस्कतापूर्ण यानी ऐसे जाने देने वाले भाव में जो होता है कि छोड़ो जाने दो, उसने कहा नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। या यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वामिरो को भी ततारा पसंद आया। वो उसके पास जाना चाहती थी दूसरे दिन, लेकिन वो इस बात को इनकार कर रही थी ज़बरदस्ती कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना और मुझे ततारा का स्मरण भी नहीं करना। इसीलिए लेखक ने यहाँ लिखा है कि झूठी छटपटाहट, यानी उसके मन में ये खुशी थी कि आज वो युवक उसे मिला है जिसने उसके गाने की तारीफ की है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ देना चाहती थी और इसी में वो छटपटा रही थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अर्थात यहाँ पर वामिरो के सामने ततारा एक याचक यानी मांगने वाले को याचक कहते हैं, जो कि बड़ी विनय पूर्वक कुछ मांगना चाहता हो उसे याचक कहते हैं। और ततारा उसे उसी रूप में दिख रहा था और खासकर उस ततारा ने उससे गाने का अनुरोध किया था और उसके गाने को सुंदर कहा था,
जिस ततारा के विषय में उसने इतना सुन रखा था वही ततारा आज उसके सामने था। और उस ततारा में उसने वो सारे गुण देखे जो वो अपने जीवन साथी में देखना चाहती थी। तो वो प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से ततारा की ओर खिंचती चली जा रही थी। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामिरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्तों पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। इस तरह हमने देखा कि ततारा और वामिरो एक दूसरे से मिलने को बेचैन थे। उनका समय काटना कठिन हो गया था और फिर वो एक दूसरे से मिलने लगे। अब रोज दोनों उस स्थान पर मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहते। उनके इस तरह रोज मिलने की अफवाह अब गांव में फैल गई। सभी लोगों को पता चल गया कि वामिरो एक दूसरे गांव के युवक के साथ मिलती है। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवक की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा।
इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने वामिरों को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरों अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा का क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसा दृश्य लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरों फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरों। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी दूसरी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वो छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरों वामिरों वामिरों। उधर वामिरों भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो रह चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरों पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला। आज न ततारा है न वामिरों, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इस तरह हमने देखा कि किस ततारा ने गुस्से में कैसे अपने तलवार से उस द्वीप का दो खंड कर दिया। उसे गुस्सा इस बात का कि वामिरों रो क्यों रही है, वामिरों कुछ कहती क्यों नहीं, लोग इतना चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वामिरों सिर्फ रोए जा रही है। एक तो उसके रोने से ततारा को काफ़ी दुख था, और वामिरों के इस व्यवहार से भी उसे दुख था कि सारे लोग सिर्फ ततारा को ही बोल रहे हैं और वामिरों कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ सुनती जा रही है और रोती जा रही है। इस कारण उसे जो क्रोध आया, तो उस क्रोध
को किस रूप में निकालना है उसे कुछ सूझा नहीं, और उसकी जो वो तलवार थी लकड़ी की जिसे लोग अद्भुत मानते थे, उसने उस तलवार से एक लकीर खींचना शुरू किया अपने पूरी शक्ति लगाकर, जिससे कि उस धरती के दो टुकड़े हो गए। अब इस कथा का प्रभाव ये है कि वो दोनों तो नहीं है, पर उनकी प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। अब दोनों गांवों में शादियां होती हैं, लोगों के संबंध बनते हैं वैवाहिक, और इस परंपरा को बदलने के लिए जिस तरह ततारा वामिरों ने अपना बलिदान दिया वह अकथनीय है, और काफ़ी खेदजनक भी है कि समय रहते लोग नहीं सुधरते, समय रहते लोग परंपराओं को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी वेदना में परंपराओं को बदलते हैं, और इस दुर्घटना की वेदना समाज को हमेशा सताती रहती है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलता है कि अगर परंपरा को समय रहते बदला जा सकता है या बदल दिया जाए तो कुछ बहुत बड़ी इतनी दुखदपूर्ण घटना होने से बच जाएंगे लोग, इतनी दुखद घटना नहीं होगी फिर से। अगली बार फिर एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।